हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर में कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी। इसका मतलब होता है सिलेक्शन। अब पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने परम्यूटेशन के बारे में बताया था, जिसका मीनिंग होता है अरेंज करना। जब हमें अरेंज करना होता है ना, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं परम्यूटेशन अरेंजमेंट का वे। लेकिन अगर हमें ना कॉम्बिनेशन यूज़ करना हो, मतलब हमें सिलेक्ट करनी हो कि नहीं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो ना, तो हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला होता है NCR और इसकी वैल्यू ऐसी होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये याद रख लेना वहाँ पे लिख, तो ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इस एग्जांपल में बोला है इन हाउ मैनी वेज 2 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 बॉयज़। अब इसमें बोला है कि 4 बॉयज़ है ना, मान लो B1 B2 B3 B4 है, ठीक है, 4 बॉयज़ है। अब हमें क्या करना है, हमें ना 2 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं। 2 बॉयज़ हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो देखो B1 B2 सिलेक्ट करें, B1 B3 सिलेक्ट करें, B1 B4 सिलेक्ट करें, B2 B3 सिलेक्ट करें, B2 B4 सिलेक्ट करें, B4 और फिर B4 B1 तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन कौन से सिलेक्ट करेंगे कि कोई पेयर रिपीट ना हो। क्योंकि हमने एक बार B1 B4 सिलेक्ट कर लिया ना, तो फिर हम B4 B1 सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ही वे होगा, क्योंकि B1 B4 मतलब B4 B1 ही। अगर हम तो इसका सिंपल होगा ना, अगर डिस्टिंक्ट हो, ये सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब देखो बॉयज़ तो सारे डिस्टिंक्ट ही है, तभी हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन्हीं 4 में से ना कोई 2 चूज़ करने हैं हमें, इन्हीं 4 बॉयज़ में से कोई 2 चूज़ करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4C2। ऐसे भी लिख सकते हैं 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझिए ये कैसे आया, क्योंकि NCR यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला चाहे सबसे बेसिक है, ये तो लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हमें ना 4 बॉयज़ में से सिंपल 2 सिलेक्ट करने थे, तो इसके लिए किया 4C2। और ये तभी होता है जब सारे एलिमेंट से डिस्टिंक्ट हो, मतलब सारे बॉयज़ तो डिस्टिंक्ट है, तो हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते थे। और कॉम्बिनेशन में तभी होता है ना जब कोई रिपीट ना करना हो। मतलब अगर हमें B1 B4 और B4 B1 अगर हमें रिपीट नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार चाहिए ना, तो ही हम सी का यूज़ करते हैं। अगर हमें मान लो B1 4 ऐसा हो कि पहले उसे लेना है, पहले B1 B4, अगर B4 B1 किन्हीं क्वेश्चन में होता है कि हमें ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है ना, तब हम कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं कर सकते जब हमें दोनों चाहिए होते हैं। जब क्योंकि कई बार पूछते हैं कि पहले हमने उसे सिलेक्ट किया फिर बाद में उसे, तब हम कॉम्बिनेशन में सिंपल उसका आंसर 4C2 नहीं दे सकते। आज यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब B1 B4 को हम सिलेक्ट करें, जब B4 B1 को सिर्फ एक ही बात थी, तो इसका मतलब 4C2 आंसर आ गया। मतलब ये रिपीट नहीं करते कॉम्बिनेशन में। अगर इसके पेयर्स देखे जाए तो कितने पेयर्स आ जाएंगे, 4 3 2 6 पेयर्स आ जाएंगे। अब 6 पेयर कौन कौन से होंगे, B1 B2 B1 B3 B1 B4 B2 B3 हो जाएगा, B2 B4 हो जाएगा और B3 B4। अब मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है। एक बार समझने की कोशिश करो कि इस कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है। इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। पहले 6 बॉयज़ है, मान लो 6 बॉयज़ है, वो है B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड 5 गर्ल्स है, G1 G2 G3 G4 G5। इफ़ अ पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज़ टू वर्क टुगेदर। मतलब ना हमें ना कितने वेज में ना हम ना 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स की टीम बना सकते हैं। मतलब हमें टीम बनानी है ना जिसमें ना 4 बॉयज़ हो एंड 4 गर्ल्स हो, ठीक है। हमें सिंपल टीम बनानी है ना, बट अगर हमें सिंपल अगर ये कंडीशन नहीं होती तो इसका आंसर बड़ा सिंपल हो जाता है। इसका आंसर होता 6C4 इंटू मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई इंटू 5C4। समझ गए 6C4 कैसे आता है। इसमें बोले मतलब 6 में से हमें कोई 4 बॉयज़ चूज़ करेंगे तभी हमारी टीम बनेगी, और 5 में से कोई 4 गर्ल्स चूज़ करेंगे तो हमारी टीम बनेगी। गर्ल्स भी डिस्टिंक्ट है, बॉयज़ भी डिस्टिंक्ट है, तो हम NCR वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और बीच में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक के बाद एक काम कर रहे हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जहाँ पे कंडीशन दे दी है ना, तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, एक बार कंडीशन को पढ़ने की कोशिश करो। इसमें बोला है इफ़ ए पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज़ टू वर्क टुगेदर। मतलब ना अगर ना
मतलब एक गर्ल है, मतलब एक मान लो कोई B1 गर्ल है और B1 बॉय है एंड G1 गर्ल है। इन्होंने ना साथ में ना काम करने से मना कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि हम साथ में नहीं आएंगे, टीम में कुछ भी हो जाए, मतलब B1 G1 कभी साथ में आएंगे नहीं। B1 G1 की हमेशा लड़ाई होती है, तो B1 और G1 इधर बोला पर्टिकुलर गर्ल्स। पर्टिकुलर से मीनिंग से याद रखना ना, पर्टिकुलर से आंसर हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है। पर्टिकुलर मतलब कि किसी एक गर्ल नहीं, किसी एक पर्टिकुलर गर्ल, मतलब हमें वो पता है वो कौन सी गर्ल है। मान लो कोई G1 गर्ल है, उसका नाम तो हमें पता है, और वो है B1 बॉय भी पता है, वो हमें पता है। इन दोनों ने ना साथ में ना काम करने से मना कर दिया, बोला हमें कुछ भी हो जाए टीम में साथ में नहीं आना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ना केसेस बनाएंगे। मतलब केस 1, when both B1 केस 1 when both B1 and G1 are not in team। ठीक है, केस 1 मतलब कि जब हम ऐसा करते हैं ना कि B1 G1 बोल रहे हैं ना, बड़ी नखरे खा रहे हैं, मतलब कि बोलेंगे कि हमने टीम में एक साथ काम नहीं करना है, तो बोलेंगे ऐसा करो तुम दोनों ही टीम से बाहर हो जाए, तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो, तुम दोनों चाहते हो कि हम एक साथ काम नहीं करेंगे, तो तुम दोनों ही टीम से बाहर हो जाए। एक से केस बन सकता है कि हम B1 और G1 में से किसी को न ले, बोलेंगे कि ऐसे करते इन दोनों में से किसी को नहीं ले सकते। अब इससे ऐसा करने के कितने वेस होंगे, जब हमने B1 और G1 इन दोनों को टीम से नहीं दिया, मतलब B1 और G1 हमारी पॉसिबिलिटी से कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ बचे हैं 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो इसे के लिए कितने वेज हो जाएंगे, मतलब 5 में से हमें कोई 4 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, तो 5 में से कोई 4 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं। और गर्ल्स कितनी बच गई थी, 4। अब 4 में से कितनी गर्ल्स चाहिए थी, 4 में से 4 गर्ल्स चाहिए थी, तो इंटू 4 C4 मल्टीप्लाई क्यों किया है। हम याद रखो केसेस बनते हैं ना जब प्लस करते हैं, लेकिन जहाँ पे ना एक के बाद एक काम हो रहा है ना, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब हमने अगर मान लो मैं जहाँ पे प्लस करती थी ना, मतलब हमने ना बॉयज़ को टीम में ले लिया है, प्लस तभी करते हैं जब एक, लेकिन हमने गर्ल्स को टीम में लेना ही भूल गए हैं। तो हमारी टीम 4 है, बस टीम में थोड़ी बोल रहे हैं, इन्होंने बोला 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स भी होने चाहिए, मतलब 4 बॉयज़ हो गए इंटू 4 गर्ल्स। मल्टीप्लाई मतलब एक काम सारे काम में होने चाहिए, मतलब एक काम के बाद एक काम होना चाहिए। अगर प्लस आता है तो सिंपल हो जाती है कि बॉयज़ सिलेक्ट किए है। ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 मान लो, चलो उन्होंने बोला ना कि ना ऐसा करते हैं ना कि ऐसा करते हैं B1 को टीम में ले लेते हैं और G1 को नहीं ले लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला चलो बोल रहे हैं ना B1 इज़ इन टीम एंड G1 इज़ नॉट इन टीम। ठीक है, मतलब उन्होंने सोचा कि हम ना इनकी बात मान लेते हैं। हमने वो ये दोनों हमें बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए ना, हमें काम नहीं करना है, एक साथ काम नहीं करना है, चाहे हम टीम से ही बाहर हो जाए ना। B1 G1 कभी साथ में काम नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे करो, पहले केस पे कि B1 G1 दोनों को बोलो कि दोनों में से कोई नहीं आएगा। फिर सेकंड केस पे या तो ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि चलो मान ही लेते हैं, B1 को ले लेते हैं, G1 को निकाल देते हैं। और थर्ड केस में मान लो कि थर्ड केस में वो सोच ले कि व्हेन G1 इज़ इन टीम, फिर लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सोचे कि B1 को ही G1 को ले लेते हैं और B1 को बाहर कर देते हैं। व्हेन G1 इज़ इन टीम एंड B1 इज़ नॉट इन टीम, ये भी केस बन सकता है ना। तो ऐसा करने के कितने वेज होंगे। केस 2 देखो, व्हेन B1 इज़ इन टीम, मतलब B1 है ना वो पहले से टीम में आ गया है। इसके लिए मतलब हमने टीम में क्या चाहिए थे, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। हमने एक B1 को पहले ही सिलेक्ट कर लिया, मतलब B1 हमारी टीम में आ गया है। तो हमें कितने बॉयज़ चाहिए, 3 बॉयज़। मतलब हमारी टीम थी ना, उसमें ना हमने ना इसमें बोला कि B1 को हमने पहली टीम में रख लिया, तो B1 को पहली टीम में रख लिया, तो हमें कितने बॉयज़ चाहिए, हमें ना कोई 3 बॉयज़ चाहिए। मतलब इन ना 5 बॉयज़ में से ना कोई 3 बॉयज़ चाहिए। इन 5 में से अब जहाँ पे लिखा था 4 बॉयज़, बट एक हम लिख चुके हैं जहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि B1 टीम में है, तो B1 मतलब हम टीम में ले चुके हैं। तो अब इन्हीं 5 में से ना हमें कोई 3 चूज़ करने हैं, तभी हमारी बॉयज़ वाली टीम सेलेक्ट होगी। फिर इनटू, अब हमने बॉयज़ वाला काम कर लिया, लेकिन अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ, हमें गर्ल्स को चूज़ करना बाकी है। अब मतलब अगर जब तक पूरा काम नहीं हुआ होता ना, तब तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब गर्ल्स को चुनना बाकी है, लेकिन गर्ल्स में बोल रहे हैं ना कुछ भी हो जाए G1 को टीम में लेना ही नहीं है, G1 को टीम में लेना ही नहीं है। मतलब ना इन्हीं 4 में से ना हमें ना
उसको ही 4 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। सिंपल इन्हीं 4 गर्ल्स में से ना G1 को हमने देखना नहीं है, क्योंकि G1 को पहले ही बोल दिया 2 टीम से बाहर है, तेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हो गया। फिर G2, G3, G4, G5 में से हमें कोई 4 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, मतलब 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट होनी चाहिए। अब देखो जहाँ पे 4 कैसे आया, अरे जहाँ पे पहले 3 कैसे आया, 3 इसलिए आया क्योंकि G1 को हमने टीम में लिया, लेकिन G1 को हमने टीम में नहीं लिया, तब तो भी हमें 4 गर्ल्स ही चाहिए। तो इसका सिंपली हो जाएगा 4C4, जहाँ पे आ जाएगा आंसर, आप कैलकुलेट कर लेना। अब केस 3 देखो, मतलब इस बार ना उल्टा कर दिया, इस बार ना उन्होंने बोला ना G1 को ना टीम में ले लिया है, मतलब G1 को टीम में ले लिया बट B1 को टीम में नहीं लिया, मतलब G1 को टीम में ले लिया। पिछली बार हमने G1 को नहीं लिया था, G1 को टीम में ले लिया, मतलब एक गर्ल पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं ना, 4 गर्ल में से 1 गर्ल हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें ना इन्हीं 4 में से कोई 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है, तो 4C3 आ जाएगा। देखो पहले 4C4 आ रहा था और 4C3 कैसे आया, क्योंकि इस केस में ना हमने ना G1 को ले लिया है। अब देखो हमें 4 गर्ल चाहिए थी, 1 गर्ल ले चुके हैं, तो अब हमें फिर 3 गर्ल ही चाहिए ना, तो मतलब इन 4 में से कोई 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है। ठीक है, 4C3 आ गया इंटू B1 इज़ नॉट इन टीम, वैसे ही B1 टीम में नहीं है, मतलब ना हमें ना B1 टीम में लेना ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं 5 में से ना हमें ना कोई 4 बॉय सिलेक्ट करने हैं, इन्हीं 5 में से कोई 4 बॉय सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, बस हो गया। और तो कोई केस नहीं बन सकता, अगर और केस बनता तो और केस बनाते हैं, जो जो केस आपको लगता है ना बन सकता है वो सारे लिखते थे। अब ये वाला केस तो बन नहीं सकता था कि दोनों टीम में हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है दोनों साथ काम करने से मना कर देते हैं। तो अब जो इनको कैलकुलेट करके आंसर आएगा ना, केस 1, केस 2, केस 3, इन्हें आपस में क्या करेंगे, ऐड। जब केसेस बने ना तब ऐड करना है, क्योंकि ये काम कहीं ना कहीं हो चुके हैं और मल्टीप्लाई समझ के क्या करना होता है। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा केस 1 के सारे प्लस कर देना, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3। अब इनका प्लस आप खुद कर लेना, जो आंसर आएंगे ना इनके उन्हें आपस में आपने प्लस कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गैप मेथड और बंडल मेथड बताऊंगी, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।